फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले लाहौर रेजोल्यूशन को या करारदाद पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हिस्ट्री के अंदर 1940 से पहले क्या चल रहा था। ये 1927 की बात है जब मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान सेपरेट इलेक्टोरेट पर एक कन्फ्लिक्ट होता है, यानी जुदागाना इंतखाब पर एक कन्फ्लिक्ट होता है। नेहरू कायदे आजम को ये एक प्रपोजल देते हैं कि अगर अगर मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हट जाती है तो हम आपस में बैठकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो कायदे आजम फिर 1927 के अंदर दिल्ली के अंदर अपना एक प्रपोजल देते हैं और उस प्रपोजल के अंदर वो अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हटते हैं अगर आप हमें मरकज के अंदर 1/3 नुमाइंदगी दे और इसके साथ साथ हमें वीटो की पावर दें, यानी 3/4 अरकान अगर किसी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दें तो वो रिजेक्ट समझी जाएगी और बंगाल और पंजाब के अंदर जितनी मुसलमानों की आबादी है उतनी उसे नशिस्तें दी जाए और जहां मुसलमान अकलियत के अंदर है वहां उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इसके साथ साथ सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए और जो सरहद और बलोचिस्तान है उसमें इस्लाहात की जाए। 1927 में जब कायदे आजम अपनी इस्लाहात देते हैं कि हम इससे सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हटेंगे तो जो कांग्रेस है पहले वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है, बाद में कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है वो इस तनकीद करते हैं और बाद में वो रिजेक्ट कर देती है कायदे आजम के इस प्रपोजल को। 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन आता है तो सब कंटिनेंट के अंदर जो जितने भी लीडर्स हैं उसे उस पर तनकीद करते हैं कि ये 6 रुकनी जो वफद है, 6 रुकनी जो कमीशन है, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है। तो इसके बाद जो लॉर्ड ब्रिंकन है, लॉर्ड ब्रिंकन जो इन पर तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि आप सब कंटिनेंट के अंदर जो लीडर्स हैं खुद तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम कोई रिफॉर्म्स का कहते हैं तो आप हम पर भी तनकीद करते हैं। इसके बाद कायदे आजम इनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कायदे आजम और नेहरू जो है आपस में मिल बैठते हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लाहेअमल तैयार किया जाता है जिसमें 2 मुसलमान रुकन भी होते हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है 1928 के अंदर जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट होता है, नेहरू रिपोर्ट जो है वो हिंदू के मुतसाबाना रवैये को की अक्कासी करती है। वो ये कहती है मरकज के अंदर मुसलमानों को 1/3 की बजाय 1/4 नुमाइंदगी दी जाए, चले ठीक है वीटो का हक हम देते हैं लेकिन पंजाब बंगाल में आपको नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी और इनके अंदर इस्लाहात कर देंगे तो और सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं दिया जाएगा, यानी मुसलमान को बंगाल पंजाब में भी इन्होंने अकलियत बना दिया और मरकज के अंदर भी अकलियत बना दिया। तो कायदे आजम फिर 1929 के अंदर इसे रिजेक्ट करके अपने प्रपोजल देते हैं और 14 नकात देते हैं। 14 नकात में अपनी यही मुतालबात दोबारा दोहराते हैं। इसके साथ जॉब्स का, मुसलमानों की सरहदों का मुतालबा करते हैं और मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्ट जो है कांग्रेस जो है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश है 1930 से 32 तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनकराद करते हैं जिसके अंदर कुछ भी तय नहीं पाता सिवाय ये कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाएगा और सरहद और बलोचिस्तान के अंदर इस्लाहात नाफिज कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो बरतानवी हुकूमत है 1935 का खुद इटसेल्फ जो है आइन देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देती है। उसके बाद 1937 के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं जिसमें से 11 में से 18 पर कांग्रेस कामयाब हो जाती है और मुस्लिम लीग को बदतरीन शिकस्त होती है। मुस्लिम लीग सिर्फ 106 नशिस्तें जीत पाती है जबकि दूसरी मुसलमान पार्टियां जैसे कि यूनियनिस्ट पार्टी वो 101 सीट जीत जाती है। इसके साथ साथ 11 सूबों पर कांग्रेस की हुकूमत होती है, बाकी तमाम जो 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंस है उधर भी इनका असर रसूख होता है। इस तरह कांग्रेस मिनिस्ट्री जब सामने आती है तो वो मुसलमानों पर अपना जुल्म सितम दिखाना शुरू कर देती है। जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये सिर्फ मुसलमानों की या बाकी जो अकलियत की जमात नहीं, सिर्फ ये हिंदुओं की है, वो सामने आ जाता है। मुसलमानों पर एजुकेशनल जो तंगी की जाती है, यानी उसके जो तलीमी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसका वारदा मंदिर स्कीम जो निकाली जाती है या विद्या मंदिर स्कीम निकाली जाती है, मुसलमानों को हिंदुआना तरगीब दी जाती है, तालीम दी जाती है, मंदिर में तालीम दी जाती है और हिंदी को सरकारी जुबान का रुतबा दी जाता है। उसके साथ बंदे मातरम कौमी तराना बना दिया जाता है और उनका जो तिरंगा है वो कौमी परचम बना दिया जाता है। मुसलमानों की मस्जिदों पर ताले लगा दिए जाते हैं, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट होता है और मुसलमानों को जॉब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है वहां पर मुसलमानों की दाखिले पर पाबंदी होती है और गाय की कुर्बानी पर जो
गाय के ज़िबा करने पर जो है वो फौजदारी मुकदमा दायर होते हैं। तो जो मुसलमान हैं वो ये समझ जाते हैं कि कांग्रेस जो है हमारी जमात नहीं, इसलिए वो 1940 के अंदर जो 27वां इजलास होता है मुस्लिम लीग का, उसके अंदर 1 लाख मुसलमान आकर खड़े हो जाते हैं और कायदे और अपने जो सेपरेट कंट्री है उसका एक मुतालबा करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। ये है वो बैकग्राउंड जो लाहौर रेजोल्यूशन से पहले बरसगीर पाको हिंद में चल रहा था। डिस्कस करते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन को रुकवाने के लिए ब्रिटिश ने क्या क्या काम किए। ब्रिटिश ने 2 काम किए। सबसे पहले तो खाकसार तहरीक जो थी उस पर 19 मार्च 1940 पर उन पर अटैक कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके बहुत से कारकुन जो है शहीद होते हैं और बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो फौजी परेड करते हैं, वो गैर कानूनी अपनी फौजी परेड करते हैं, उन पर अटैक कर दिया जाता है। तो अमनो अमान का मसला बनाने की गरज से अमनो अमान का मसला बनाने की गरज से जो लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर करारदाद 1940 को जो जलसा होना था उसे मंसूख करने की तरगीब दी जाती है और प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो नहीं मानती। इसके साथ साथ जो महकमा ज़राअत है वो मुस्लिम लीग को प्रेशराइज करता है और जो मुस्लिम लीग को ये कहता है कि वो 8,000 रुपए इसका किराया दे, 8,000 किराया दे, वरना अपना जलसा जो है मंसूख करे। बाद में उन्हें किराया पे कर दिया जाता है। तो कायदे आजम जो है वो 21 मार्च 1940 को फ्रंटियर ट्रेन के जरिए लाहौर में आते हैं। लाहौर में आने के बाद सबसे पहले वो म्यू अस्पताल जाते हैं और जो खाकसार तहरीक के जो कारकुन जो के जख्मी हैं उनकी अयादत करते हैं। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग का जो जलसा है वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलता है। 22 मार्च में कायदे आजम अपना खिताब करते हैं और 23 मार्च में करारदाद पेश की जाती है, 24 में करारदाद एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब हम इसे 22, 23 और 24 मार्च की जो डेट्स के अंदर डेवलपमेंट हुई उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई। पहले हम 22 मार्च को डिस्कस करते हैं कि 22 मार्च 1940 को जो कायदे आजम थे वो अपना खुतबा सदारत देते हैं और अपने खुतबे के अंदर वो मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले वो ये डिमांड रखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट का जो इशू है वो कोई फिरका वराना यानी सेक्टेरी निज़ाम कोई इशू नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल इशू है और वो मुख्तलिफ जो कौमों की जो निशानदेही करते हैं कि इससे पहले भी कौमें आपस में डिवाइड होती रही हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, लिहाजा जो मुस्लिम लीग मुतालबा कर रही है वो कोई गैर कानूनी नहीं है। इसके साथ साथ कायदे आजम जो मुसलमानों की स्पेशल जो आइडेंटिटी है उसे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस तरह मुसलमान जो सोचली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल जो है सोच है और इसके साथ साथ उनका जो रिलीजन है वो किस तरह मुख्तलिफ है और उनका जो कल्चर और सिविलाइजेशन है वो किस तरह हिंदुओं से मुख्तलिफ है, जिसकी बिना पर वो एक अलग कौम है, 2 नेशन थ्योरी पेश करते हैं कायदे आजम अपने खुतबा सदारत के अंदर। तीसरा कायदे आजम ये कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं है और ह्यूमन राइट्स में जो सबसे ज़्यादा राइट्स हैं जो मुस्लिम राइट हैं वो तो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं, क्योंकि मुसलमान जो यहाँ हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है, इसलिए मुसलमानों के यहाँ हकूक जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ कायदे आजम जो है वो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री का डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जो जितनी भी एरियाज हैं, जिन एरियाज पर मुस्लिम जो है अक्सरियत में है वहाँ उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और जहाँ पर मुसलमान जो अकलियत में है वहाँ पर भी मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ कायदे आजम ये कहते हैं कि ये जो हिंदू और मुसलमान जो है इनके आपस में हीरोज भी अलग हैं, इनकी स्टोरीज भी अलग हैं, इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो अलग है, इनके सोचने समझने की सलाहियत अलग है। एक का जो हीरो है दूसरे का वो दुश्मन है, दूसरे का वो विलन है। किस तरह आप 2 कौमों को एक ही जगह पर मतवाजन रख सकते हैं, इसकी वजह से जो बरसगीर के अंदर ताकत का जो तवाजन है वो बिगड़ेगा, ताकत का तवाजन बिगड़ेगा। इस तरह कायदे आजम अपने खुतबा सदारत के अंदर इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च के अंदर जो करारदाद लाहौर पेश की जाती है उसमें क्या बातें दर्ज लगे हैं। 23 मार्च को जो करारदाद जो मौलवी
मौलवी फजलुल हक जो शेर बंगाल था वो प्रेजेंट करते हैं, और ये 5 फिक्रों पर मुश्तमिल होती है, जिसका जो इंग्लिश से उर्दू तर्जमा है वो जफर अली खां करते हैं। जफर अली खां इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करते हैं। इस करारदाद के अंदर क्या बातें दर्ज थी और इसकी क्या क्या करारदाद के अंदर डिमांड्स की गई थी। सबसे पहले और मेन जो डिमांड की गई थी वो सेपरेट स्टेट की गई थी। मुसलमान जो है वो सेपरेट स्टेट चाहते हैं, यानी वो तमाम इलाके जहां पर मुसलमान अक्सरियत में है वहां पर उनकी अलग मुमलिकतें बना दी जाए। आप ये बात याद रखें कि 1930 में जब इकबाल ने कहा था तो उसने ये कहा था कि सिर्फ पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बनानी चाहिए। लेकिन 1940 के अंदर इन्होंने ये कहा था कि पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए, और जो बंगाल है जिसमें मुसलमान अक्सरियत में है इसे दूसरी रियासत बना दी जाए। यानी 1940 में 2 रियासतों का मुतालबा किया गया था। नंबर 2 जो इसमें डिस्कस किया गया था कि डिवीजन की जो है डिवाइड है, इसके अलावा कोई भी जो दूसरी स्कीम है वो कबूल नहीं होगी। यानी डिवाइड बरसगीर को, सब कंटिनेंट को डिवाइड करने के अलावा कोई भी स्कीम कबूल नहीं होगी, क्योंकि हम ब्रिटिश से गुलामी से निजात के बाद हिंदुओं की गुलामी में नहीं आना चाहते, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने जो कहा कि जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर तो सेपरेट जो है स्टेट बना दी जाए, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है उनके राइट्स को वहां पर प्रोटेक्ट करने का कोई प्लान बनाया जाए, और ऐसी कोई भी स्कीम दूधबंदी ना की जाए जिसकी वजह से मुसलमान जो अक्सरियत में है वो अकलियत में बदल जाए, मुसलमान अक्सरियत से अकलियत में बदल जाए। इस तरह 23 मार्च 1940 को मौलवी फजलुल हक ये करारदाद पेश करते हैं, और इसे बाद में 24 मार्च के अंदर इस करारदाद को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 24 मार्च 1940 को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले जो मुस्लिम अकलियत माइनॉरिटी वाला इलाका है यानी यूपी है, उसके जो मेन रहनुमा है खलीकुल जमान, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, उस पर साइन करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं। बाद में इसे मुस्लिम जो अक्सरियत इलाके हैं जैसा कि सरहद है, सरहद से औरंगजेब जो है, सरदार औरंगजेब इसे एक्सेप्ट करते हैं, और सिंध से सर अब्दुल्ला हरून इसे एक्सेप्ट करते हैं, इस करारदाद पर साइन करते हैं। और बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा इसे एक्सेप्ट करते हैं। और जो बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो इस करारदाद को 24 मार्च को करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान पढ़ देती है, और इसके बाद जो हिंदू प्रेस है वो भी इसे करारदाद पाकिस्तान ही छापना शुरू हो जाता है। इस तरह ये 23 मार्च को दी जाती है और 24 मार्च को एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इस पर मुसलमानों का, हिंदुओं का और अंग्रेजों का क्या रिएक्शन था और इसकी तारीख में क्या अहमियत। रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों का, हिंदुओं का और ब्रिटिश का इस करारदाद पर क्या रिएक्शन था। तो जो मुसलमान थे वो तो खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं माइनॉरिटी इलाकों पर और मेजोरिटी इलाकों पर वो प्रोटेक्ट होने जा रहे थे, यानी वो उनका मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर गुजारा था और वो कांग्रेस की हकीकत से भी आशना हो चुके थे। इसके साथ साथ जो हिंदू थे, हिंदू का मुतसब्बाना रवैया भी खुलकर सामने आया। जो नेहरू ये कहते थे कि ये पागलपन का रवैया है और सिर्फ 24 जो आवर है, 24 घंटे है, इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान का मुतालबा नहीं चल सकता। और जनाब गांधी साहब ये कहते थे कि ये हमारी जो मदरलैंड है, इस मदरलैंड को डिवाइड करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, जो कि एक एथिकल सीन्स है, यानी एथिकल जो बुराई है या गुनाह है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ दूसरे रहनुमा थे उन्होंने भी इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसे करारदादे रेजोल्यूशन ऑफ हिंदू जो प्रेस था उसने इसे रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान करके छापना शुरू कर दिया। और राजा गोपाल आचार्य उसने तो ये कहा कि ये यानी मिस्टर जना का ये इकदाम ऐसा है कि जैसे 2 भाई है और 2 भाइयों को एक गाय मिली है, और जना कहते हैं उस गाय को डिवाइड कर दिया जाए, यानी उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, एक जिंदा गाय के 2 टुकड़े कर दिए जाए, ये राजा गोपाल आचार्य ने कहा। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने क्या हेडिंग लगाई, वो क्या खामोश रहे। जी हाँ, ब्रिटिश जो थे वो खामोश रहे, उन्होंने कोई खासी इसे इंपॉर्टेंस नहीं दी।
انہوں نے اسے کوئی بھی امپورٹنس نہ دی. روزنامہ جو لندن تھا یا روزنامہ جو ٹائمز تھا یا گارڈین تھا یا ڈیلی میل تھا وہ اس پر خاموش رہے. بس مختصر سی انہوں نے خبر شائع کی جو کہ ایک سرے پر درج تھی لیکن جو لندن ٹائمز تھا اس نے یہ کہا کہ اس طرح سب کانٹیننٹ جو تھا سب کانٹیننٹ اس کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح اس پر مختلف قسم کے ریئیکشنز آئے. اور قرارداد لاہور جو ریزولوشن ہے اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ اس نے ایک وے فراہم کیا, وے او پاتھ, یعنی اس نے ایک راستہ فراہم کیا جس پر چلی مسلم لیگ. اور 1942 میں اس نے کوئٹ اینڈ ڈیوائڈ موومنٹ چلائی. 1945 میں تمام انتخابات میں جیتے, سینٹر کے اندر بھی 30 سیٹیں جیتی, مرکز اس میں صوبائی اسمبلی میں بھی 446 سیٹیں 492 میں سے جیتی اور کیبنٹ مشن کا حصہ بھی بنے. اور 1947 میں پھر 3 جون 1947 میں جو سر ریڈ کلف کی ایک لائن کے ذریعے اس سب کنٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور اس طرح پاکستان مارز وجود میں آیا. اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے, تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کیجئے. ابرار احمد کو اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ. اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس سی کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے.